Good morning, dear students. Now, in today's lecture, we will explain not on electrophoresis. What is the basic importance of electrophoresis? देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के बारे में बातें समझाई थी और हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के बारे में जो बातें थी उसका कॉन्सेप्ट था कि कोलॉइड्स में जो चार्ज होता है वो किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है। बट दूसरा भी हमारे पास एक रास्ता है कि उस रास्ते का इस्तेमाल करके हम कोलॉइडल सॉल्यूशन का चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो जान सकते हैं। वो किस तरीके से ये हम ये क्वेश्चन में समझेंगे। सो व्हाट इज द बेसिक एम ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस? बेसिक प्रिंसिपल इस क्वेश्चन का क्या है? सो द प्रिंसिपल इज हियर टू नो the charge of colloids. Okay, if we want to know the charge of colloids, then we will use this technique. The technique is known as electrophoresis. चलिए इसमें अब किस तरीके से ये हम समझते हैं ये देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन यहाँ पर समझाता हूँ। डेफिनेशन इज हियर द movement of colloidal particles under an applied electric potential is called electrophoresis. दैट मीन्स हमें कोलोइडल पार्टिकल्स में कौन सी मूवमेंट हो रही है ये उसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पास करके समझाना है। अगेन मैं बोलता हूं कि कोलोइडल पार्टिकल्स में कौन सी मूवमेंट होगी ये हम उस पर इलेक्ट्रिक वोल्टेज यानी करंट पास करेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स under an applied electric potential is known as electrophoresis. ओके, तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है। देखिए उसके बाद हम थोड़ी उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन यहां पर स्टडी करते हैं। द चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स confirmed by electrophoresis. तो ये चार्ज का कंफर्मेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हमको मालूम पड़ सकता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का इंपॉर्टेंस और डेफिनेशन यहां पर आ गया। अभी इसमें क्या करना है देखिए, मैं आपको यहां पर उसका जो फिगर मैंने ड्रॉ किया हुआ उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पर समझा रहा हूँ। ये यू शेप की एक ग्लास की ट्यूब है। ये रिजर्वॉयर मीन्स एक बहुत ही छोटी सी फनेल है। ये ट्यूब है जिसके अंदर हम यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन अंदर भरेंगे तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन इस यू शेप की ग्लास ट्यूब के अंदर आ जाएगा। इसमें बाहर की साइड ये एनोड और कैथोड प्लेटिनम के रोड्स यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं। इससे हम यहाँ पर करंट पास करेंगे इस दोनों को बैटरी के साथ जोड़ते हुए। यहाँ पर स्टॉप कोक है, अगर ज्यादा सॉल्यूशन अंदर आ जाता है तो उससे यहाँ पर स्टॉप कोक यहाँ पर स्टॉप करके सॉल्यूशन जितना भी हम अपनी मर्जी से भरना चाहते हैं उतना यहाँ से भर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया स्टॉप कोक। ये यू शेप की ग्लास की ट्यूब है। ये फनेल यहाँ पर है, छोटी सी ट्यूब है यहाँ पर जिसके अंदर से सॉल्यूशन भरा जा रहा है। दोनों साइड में एनोड और कैथोड यहाँ पर जोड़े हुए हैं। ओके, अभी देखिए अगर हम इसमें करंट पास करेंगे, समझ लीजिए कि अंदर भरे हुए कोलोइड के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो उसका मूवमेंट एनोड की तरफ हो जाएगा। अगर समझ लीजिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जो पूरा मूवमेंट है वो कैथोड की तरफ हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमें मालूम पड़ सकता है कि इसमें चार्ज है कि नहीं है। तो भी यहाँ पर क्या होता है, इसका जो कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हमने किया है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं।
व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड across two platinum electrodes dipping in a colloidal solution. द कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होता है इसमें, देखिए मैंने यहां पर क्या बोला, व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, ये टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के बीच में यहां पर पोटेंशियल अप्लाई होता है, उस इलेक्ट्रोड्स को हमने कहां पर यहां पर रखा हुआ है, डीपिंग इन अ कोलोइडल सॉल्यूशन, इसमें यहां पर डिप किया हुआ है. ओके, सो व्हेन द कोलोइडल पार्टिकल्स, द colloidal particles move towards one or other electrode, positively charged particles move towards the cathode while negatively charged particles move towards the anode. ये सब मैंने आपको बोला कि अगर मैंने जो कोलोइडल सॉल्यूशन अंदर भरा हुआ है, समझ लीजिए कि ये कोलोइडल सॉल्यूशन एनोड की तरफ चला जाता है तो वो नेगेटिव चार्ज है, और ये कोलोइडल सॉल्यूशन समझ लीजिए कैथोड की तरफ चला जाता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है. सो दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय दी अबव सेटअप. इस तरीके से जो मैंने सेटअप किया है उससे वो हम समझा सकते हैं. सो व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस is prevented by some suitable means, it is observed that dispersion medium belongs or begins to move an electric field. This phenomena is termed as electroosmosis. इसको electroosmosis भी बोल सकते हैं, समझे. इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल यहाँ पर हो गया. सो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ये यहाँ पर देखने को मिला, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखने को मिला. उसका मतलब ये है कि कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल हैविंग चार्ज, आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव. ओके, तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस नेम का जो क्वेश्चन है उसमें हम ये पूरा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. तो कोलोइडल सॉल्यूशन के बीच में जो चार्ज है उस चार्ज की इंफॉर्मेशन हमें किस तरीके से मिल सकती है, उस चार्ज की इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस को ध्यान में रखते हुए. इज इट क्लियर? तो ये हमारे सामने समझ में आ गया है कि किस तरीके से हम यहाँ पर चार्ज डिस्क्राइब कर सकते हैं. ओके, चलिए उसके बाद का क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, व्हाट इज कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल एंड गिव द नेम ऑफ दिस प्रोसेस, that with the help of this process we can coagulate lyophobic salt. देखिए कोएगुलेशन की नई फिनोमिना लायोफोबिक सोल में हमारे सामने आ रही है. देखिए किस तरीके से हम इसको समझते हैं. पहले तो मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूं. कोएगुलेशन आप सबको याद होगा कि जब मैंने लायोफिलिक और लायोफोबिक का डिफरेंस बताया था तब कोएगुलेशन के बारे में थोड़ी बातें हुई थी, बट मैं आपको अभी डिटेल में उसको समझाता हूं. चलिए, the stability of
lyophilic salts is due to the okay dear students, so now we are explaining important topic coagulation. I will repeat my words. The stability of lyophobic salt is due to the presence of charge on colloidal particles. हमें मालूम है कि कोलोइडल सोल पर चार्ज है, इसीलिए वो स्टेबल है, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन रहेगा, रिपल्शन यानी सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर रहेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी कायम रहेगी. बट इफ समहाउ कोई भी रीजन की वजह से द चार्ज is removed, the particles will come nearer to each other to form coagulate and settle down under the force of gravity. This is known as coagulation. समझ लीजिए कि लायोफोबिक सोल की जो स्टेबिलिटी है वो उसकी चार्ज की वजह से है, बट कोई भी रीजन की वजह से अगर उसका चार्ज रिमूव हो जाता है तो सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं. उस प्रोसेस को बोलते हैं कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट. इसको ये बोलते हैं. प्रेसिपिटेशन किस तरीके से हो सकते हैं, उसकी प्रोसेस क्या क्या होती है. देखिए अभी जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो इस्तेमाल था वो हम करने जा रहे थे इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेस चार्ज फाइंड करने के लिए, बट हम चार्ज फाइंड करते हैं तो वो स्टेबल की जगह अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल सभी एनोड और कैथोड की तरफ सबमिट हो जाते हैं. दूसरी है बाय मिक्सिंग ऑपोजिटली चार्ज सॉल्ट्स. ये भी कोएगुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है. बाय बॉइलिंग, मिल्क को अगर हम बॉईल करते हैं तो उसकी फैट सेपरेट हो जाती है तो कोलोइड नहीं रहता है. बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसकी वजह से भी यहाँ पर कोएगुलेशन की संभावनाएं बढ़ जाती है. तो ये डिफरेंट टाइप की प्रोसेस है कि किस तरीके से कोएगुलेशन की प्रोसेस आगे बढ़ती है. अभी ये सभी प्रोसेस को हम सेपरेटली समझने वाला है, बट ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का कंटेंट रहेगा. बट आप सबको यहाँ पर मालूम हो कि द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स. If somehow the charge is removed, the particles will come nearer to each other to form coagulate and settle down under the force of gravity. This is coagulation or precipitation of salt. And these are the 5 processes for coagulation or for precipitation of salt. Electrophoresis by mixing oppositely charged salts, by boiling, by persistent dialysis, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ पर रहती है. ओके, तो आज के लेक्चर के लिए हम इतनी ही इंफॉर्मेशन रखते हैं. कल ये सभी जो 5 प्रोसेस है उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर.